सर्वेभ्य नमो नमः। मैं नरेश वत्स आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं मानव मित्र मंडल शाखा नरवाना की फ्री कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी ने जिन्होंने भी लेवल 1, 2 और 3 का तीनों का एस्टेट का 2021 में अभी जनवरी में पेपर दिया है, उसमें बहुत सारे लोगों के ये लगातार मेरे पास सवाल आ रहे थे कि सर ऑथेंटिक प्रूफ दो, ऑथेंटिक प्रूफ दो, जिन सवालों पे हमने ऑब्जेक्शन डालना है। तो उसी कड़ी में आप लोगों के मध्य में मैं आया हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि उन सवालों का एक बार मैं थोड़ा सा डिस्कशन भी कर लूँ और साथ में ऑथेंटिक प्रूफ आप साथ के साथ उसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं। सबसे पहला जो सवाल था आपका वो बिल्कुल सही था। वाक्यांश के लिए एक शब्द बिना प्रयास के अनायास होता है, आयास नहीं होता। दूसरा जो सवाल था यानी 32वां जो सवाल था कि किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बोर्ड की आंसर की के अनुसार आधुनिक में, बोर्ड कह रहा है कि आधुनिक में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आ लगा करके वो ध्वनिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं शायद, या उनसे कोई गलती हुई है। इसमें बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आलंबित में हुआ है, लंबित शब्द है, आ उपसर्ग लग करके ये आलंबित आपका शब्द बन गया। तो इसके पक्ष में दो बातें हैं। पहली बात कि इसमें आ उपसर्ग का प्रयोग ओरिजिनल जो उन्होंने बता रखा है अधूना जमा में इक, अधूना जमा में इक ये आपका शब्द है और इक प्रत्यय लगा करके अधूना आपका शब्द बन जाएगा इसमें। और इसके पक्ष में अगर मैं आप लोगों के सामने कोई मतलब ऑथेंटिक प्रूफ रखूं, पहले तो आप एक बार इसको देख लें कि इसके अंतर्गत ये एक किताब है आप लोगों के सामने आई गई होगी। इसमें मैंने लिखा हुआ 148 नंबर पेज है, व्यावहारिक हिंदी व्याकरण, डॉक्टर राघव प्रकाश इसके लेखक हैं। डॉक्टर राघव प्रकाश देश के सबसे वर्तमान में सबसे जाने माने लेखक हैं। पिंक सिटी पब्लिशर से जयपुर से ये पुस्तक पब्लिश होती है और इसके अंतर्गत ये आप देख रहे हैं अधूना जमा में इक, यानी इक प्रत्यय था, यहाँ अ के साथ आ का आगम हो जाता है जब इक प्रत्यय साथ में लगता है, तो क्लियर तौर पे। और दूसरी बात यह है कि आलंबित जो शब्द आप कह रहे हैं कि यहाँ पर आलंबित में उसके बारे में भी थोड़ा सा इन्होंने अपनी इस पुस्तक में एज इट इज़ शब्द तो नहीं है, लेकिन उसके बारे में भी आ उपसर्ग वाला भी मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। ये आप लोगों के सामने है आलंबन आप देख रहे हैं, आलंबित इसी तरह का शब्द है इत प्रत्यय और लगा करके। तो भाई ये जो आपका पिंक सिटी पब्लिशर की ये किताब है आपकी, ये भी मैं खोल देता हूँ एक बार। ये बिल्कुल नई किताब मेरे पास रखी हुई है, मैं सभी किताबों के आपको दूंगा। आप देख सकते हैं इसका ISBN नंबर, डॉक्टर राघव प्रकाश इसके रचयिता हैं, डॉक्टर सविता पाईवाल। तो ये मैंने आपको बताया कि आप इसको स्क्रीनशॉट के रूप में आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसका अगला जो सवाल देखें एक बार, 33वां, इसका हम दावा कर सकते हैं 32वें का। 33वें का हम पूरी तरह से दावा नहीं कर सकते, लेकिन अपने पक्ष में कि मैंने उनका धन्यवाद किया ये भी मतलब सही था। गड़बड़ कहाँ थी, यानी जो बोर्ड का तर्क हो सकता है कि धन्यवाद दिया नहीं किया नहीं बल्कि लिया जाता है, ये बात सही है कि धन्यवाद। अगर गड़बड़ कहाँ थी, गड़बड़ थी यहाँ उनको पे। यहाँ अगर उनको होता, क्योंकि ये क्रिया है, समझ लें एक बार, ये मुख्य क्रम होता है जो क्रिया के पास होता है, निर्जीव होता है, उनका उनको होना चाहिए था। ये मैंने उनको धन्यवाद दिया ये होना चाहिए था। और यहाँ पर अनिवार्यतः को परसर्ग लगना चाहिए, यहाँ पर जरूरी है ये, क्योंकि जब दो कर्म होते हैं तो जो सजीव कर्म होता है इसको गौण कर्म कहते हैं, इसके साथ को लगना चाहिए। ऐसा कौन कहता है पहले मैं बता देता हूँ। ऐसा बहुत सारे राइटर कहते हैं। पहला ये आप लोगों के सामने ये किताब है एक, ये किताब भी बता देता हूँ कि जब दो कर्म साथ हो तो आपको यहाँ पर को परसर्ग लगाना होता है। ये डॉक्टर हरदेव बहारी की किताब है, सामान्य हिंदी, एक बार देख लें। सामान्य हिंदी व्याकरण, डॉक्टर हरदेव बहारी और डॉक्टर ये जैन प्रकाशन मंदिर की ये पुस्तक है।
इसके अंतर्गत भी लिखा हुआ है एक। सबसे दूसरी बात कि इसके अंतर्गत को परसर्ग लगाना चाहिए जब दो आपके वहाँ पर क्या नाम है कर्म हो द्विकर्मक में। ये दूसरी किताब आप देखिए, इसके अंतर्गत ये बालक को किसी अगर आप देखेंगे, अब आप ये भी पूछेंगे मुझसे कि सर ये किताब कौन सी है। ये किताब है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की 1976 में पब्लिश हुई ये किताब है व्याकरण सिद्धांत। ये व्याकरण सिद्धांत है, ग्रामर थ्योरी के नाम से बोर्ड की ही किताब है ये। और इसमें भी लगा रखा कि जब दो कर्म हो उन दो कर्मों में जो प्रथम कर्म है, जो सजीव कर्म है, उसके साथ आपको को लगाना चाहिए। तीसरे नंबर पे आपकी ये डॉक्टर राघव प्रकाश की किताब है। इसके अंतर्गत भी क्लियर तौर पे ये बात लिखी हुई है। मैं एक बार खोल करके आप लोगों को बता देता हूँ, फिर भी आप समझ लें। इसका भी मैंने अंडरलाइन तो किया हुआ था, कारक विभक्ति चिन्ह में, ये आप देख लें। इसकी पृष्ठ संख्या 251 के ऊपर कि उस क्रिया के प्रथम कर्ण को कारक को लगता ही है, यानी को विभक्ति चिन्ह इसमें लगता ही है। आप इन तीनों को एक बार देख लें। मेरा मतलब ये है कि गड़बड़ कहाँ थी। धन्यवाद दिया जाता है, ये 100% सही है, लेकिन यहाँ से कैंडिडेट्स को कन्फ्यूज़न हुआ कि यहाँ पर अगर को होता तो कोई गड़बड़ नहीं होती। यहाँ पर भी जो चौथा उन्होंने ठीक कर रखा है, मेरे हिसाब से इसका कोई मैं पूरी तरह से दावा नहीं करता कि इसको बोर्ड ठीक करेगा या नहीं करेगा। ये तो समय के ऊपर डिपेंड करता है, या वहाँ पर जो एक्सपर्ट बैठे हैं वो किस तरीके से इसको लेते हैं। यहाँ पर भी सभी में मानवीय दुर्बलताएँ हैं, तो यहाँ हम लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। मतलब या हम में मानवीय दुर्बलताएं हैं, यहाँ सभी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये अनावश्यक एक आध शब्द होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, मुझे केवल मात्र 5 रुपये दीजिए। वहाँ पर हमें केवल और मात्र, या मैं सायंकाल के समय घूमने जाता हूँ, तो यहाँ पर काल भी लिख दिया और समय भी लिख दिया, तो दोनों की ज़रूरत नहीं होती। तो उस टाइप का ये सेंटेंस था, इसलिए कैंडिडेट्स को इसके अंदर जो है दिक्कत आई होगी। तो मेरे हिसाब से इसका सेकंड भी सही है और चौथा भी ठीक करना चाहिए। चौथा तो चलो ठीक है ही, बोर्ड के अनुसार वो कह रहे हैं कि चलो लगा देंगे इसमें, लेकिन इसमें अगर ये किया शब्द है यहाँ, तो उसके हिसाब से उनको होना चाहिए था। अगर क्योंकि जब परसर्ग आप लगा रहे हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये मिसप्रिंटिंग थी उनकी, यहाँ को लगाते तो फिर कैंडिडेट अपने आप यहाँ पर दिया लगा देते। या आप उनसे पूछना तो चाह रहे हैं किया आना चाहिए या दिया आना चाहिए, तो फिर यहाँ पर भी को लगाइए ना। तो इसलिए इसके ऊपर थोड़ा सा ऑब्जेक्शन बनता है। मैं 100% इसमें दावा नहीं करता, लेकिन आपका 34वां सवाल बोर्ड का बिल्कुल सही था। अब आइए आप 36वें सवाल के ऊपर, 35वां, किस विकल्प में अविभाव समास है। पहली बात तो ये समझ लें कि पिछली बार 2019 में जो आपका एचटेट हुआ था उसमें कुशलतापूर्वक शब्द आया हुआ था, मुझे नहीं पता किस उसमें आया था। अच्छा, उसको तो अविभाव समास बोर्ड ने ही ठीक किया हुआ है। दूसरी बात, इसके पक्ष में अगर मैं तर्क दूं कि इसमें बहुत सारे तर्क हैं, बहुत सारे आप लोगों के सामने ये सवाल आएंगे भी। ये मैं आप लोगों के सामने किताब खोले हुए हूँ, इसी के ऊपर खोल रहा हूँ। किताब का नाम है शब्द अर्थ प्रयोग शब्द निर्माण खंड, और इसके अंतर्गत ये जो शब्द है आपका कृपापूर्वक और ध्यानपूर्वक, इनमें ये संस्कृत से शब्द आए हैं और इनके अंतर्गत अविभाव समास है। अकेले ये किताब नहीं, मैं 10 किताबें आप लोगों के सामने रख सकता हूं, लेकिन आप इसका भी प्रूफ दे सकते हैं। ये आपके सामने है किताब डॉक्टर हरदेव वारी अभिव्यक्ति प्रकाशन की 2017 का परिवर्धित जो आपका संस्करण था। इस किताब का ये पृष्ठ संख्या 110 के ऊपर बिल्कुल क्लियर तौर पे दिया हुआ है। चलिए हम इसको भी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यानी यहाँ पर आपका जो कृपापूर्वक था उसमें क्लियर तौर पे अविभाव समास है। अवसर वंचित में तो अवसर से वंचित होता है। ये अवसर वंचित, अवसर से वंचित, इसका मतलब अपादान तत्पुरुष होगा भाई। और अगर आप इसको भी देखना चाहते हैं तो ये भी डॉक्टर राघव प्रकाश की किताब के अंतर्गत
ISBN नंबर भी मैंने आपको बता दिया है, उसी के अंतर्गत अवसर वंचित भी है। और ये शब्द भी आपका दोबारा तिबारा आपका आ रहा है, अगर मेरे सामने अभी खुल गया तो मैं अभी आप लोगों के सामने रख भी रहा हूँ, तो उस किताब का आप वो दे सकते हैं। तो उसके बाद आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये एक बार मैं अवसर वंचित को भी क्लियर कर दूं। ये अवसर वंचित मैंने थोड़ा सा डार्क किया हुआ है, ये इसी किताब का 173 नंबर पेज पे है कि ये अपादान तत्पुरुष है, और बोर्ड कह रहा है कि नहीं ये अविभाव है। कैसे है भाई, पता नहीं उनसे कोई गलती हुई है या कैसे जल्दबाजी में बनाई गई है। उसके बाद आप देखिए 37वें सवाल के ऊपर भी ऑब्जेक्शन डाला जा सकता है। इसके दो उत्तर बनेंगे। मरियल में बोर्ड ने ठीक किया हुआ है, बिल्कुल सही है। मरियल के अंतर्गत आपका इल उपसर्ग आता है, क्लियर। लेकिन भाई मरियल के साथ साथ जो दूसरा आपका ऑप्शन है उर्मिल, उन्होंने उर्म जमा में इल बना दिया। नहीं, उर्मी जिसका मतलब लहरें होता है, उर्मी जमा में लय से जुड़ करके ये उर्मिल बनता है। ये बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है, और ऐसा आपका उसी डॉक्टर राघव प्रकाश की इस किताब के अंतर्गत ये क्लियर तौर पे लिखा भी हुआ है। आप इसका 140 नंबर पेज पे देखेंगे, ल प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसमें इल नहीं है। उर्मी शब्द है और उर्मी के साथ ल प्रत्यय जोड़ करके आपका उर्मिल बनेगा, ना कि उर्म के साथ इल नहीं। तो इसके अंतर्गत इसके दो उत्तर होने चाहिए। एक आपका मरियल, इसमें तो बिल्कुल क्लियर तौर पर ईल प्रत्यय है ही, इसमें तो है ही। लेकिन उर्मिल जो शब्द है वो भी आपका उर्मी जमा में ल जुड़ करके उर्मिल बनेगा। ये मैंने आप लोगों के सामने इसका ऑथेंटिक प्रूफ है। ये वर्तमान में इस किताब को बहुत आदर सत्कार दिया जाता है। अब आइए आप 38वें सवाल के ऊपर। समास की दृष्टि से असंगत, भयभीत, बिल्कुल क्लियर तौर पे उन्होंने पहला ऑप्शन दिया है। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि भय के अर्थ में जहाँ पर भी मतलब संस्कृत में हम कहते हैं ना सिंघात विभेति, वह शेर से डरता है। तो डर के अर्थ में आपका पंचमी विभक्ति लगती है, अर्थात अपादान तत्पुरुष होता है। लेकिन भाइयों हीन के अर्थ में अपादान ही होता है, ये भी ध्यान दें। हीन जहाँ पर भी होता है, विद्याहीन, यहाँ पर भी अपादान होता है। अब इसके पक्ष में आप लोग तर्क भी मुझसे मांगेंगे। जी हाँ, मैं इसके पक्ष में भी तर्क दे रहा हूँ। ये डॉक्टर हरदेव बहारी की किताब है, डॉक्टर हरदेव बहारी की किताब है, जिसका नाम ऊपर आप देख रहे हैं। इसका अभिव्यक्ति प्रकाशन की किताब है। शब्द अर्थ प्रयोग इसका किताब का नाम है। मैं ऊपर से एक बार इसका दिखा भी देता हूँ। ये आपकी किताब है शब्द, डॉक्टर हरदेव बहारी की। और इस किताब के पृष्ठ संख्या 110 के ऊपर ही ये जो आपका विद्याहीन, ये देखिए कर्ण तत्पुरुष है, दंतहीन, मतलब जहाँ पर भी हीनता का भाव आता है वहाँ पर आपका कर्ण तत्पुरुष होता है। और इसके साथ साथ और भी मैं आप लोगों को और भी बहुत सारी किताबें हैं जिसके अंतर्गत ये बात बिल्कुल क्लियर तौर पे लिखी हुई है कि हीन जहाँ पर, ये संस्कृत की बातें हैं भाई। ये आप देखिए, ये एक और दूसरी पुस्तक है मेरे पास, है तो ये गाइड टाइप की, लेकिन इसमें क्लियर तौर पे लिखा हुआ है कि हीन रहित नर विद्याहीन न शोभते, विद्या से रहित मनुष्य शोभा नहीं पाता। तो हीन के अर्थ में आपकी ये तृतीय विभक्ति होती है, और तृतीय विभक्ति का मतलब ही होता है। इसलिए इसके दो उत्तर बनते हैं भाई। बोर्ड को इन दोनों को ठीक करना चाहिए मेरे हिसाब से। अब ये बात हम नहीं कह सकते कि बोर्ड इसको मानेगा या नहीं मानेगा, डॉक्टर हरदेव बहारी को मानेगा या नहीं मानेगा। और संस्कृत की बैकग्राउंड वाला हर आदमी बता देगा कि हीन के अर्थ में आपका अपादान नहीं बल्कि तृतीया आती है, और तृतीया विभक्ति के अंतर्गत इसका ये भी ठीक होना चाहिए। तो इसका मतलब इसमें ये भी ठीक होना चाहिए, ये भी ठीक होना चाहिए। अब आप एक बार इस पूरे पेपर को देखें। देखो इसका तो क्लियर तौर पे आपका आलंबित ही आएगा। इसमें इसका ये भी ठीक होना चाहिए और ये भी, दोनों ठीक करने चाहिए बोर्ड को, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने को लगाना था, क्योंकि परसर्ग जो है वो को होना जरूरी है। जब दो आपके गौण और मूल कर्म हो, यानी गौण और आपका मुख्य कर्म हो, तो ऐसी स्थिति में इसके साथ को लगाना जरूरी होता है। ये आपकी हरियाणा बोर्ड विद्यालय बोर्ड शिक्षा बोर्ड भिवानी की किताब भी कहती है, दूसरे भी कहते हैं। कृपा पूर्वक में क्लियर तौर पे ये ठीक होगा, अवसर वंचित गलत होगा। इसका नंबर आप लोगों को मिलेगा 101%।
और इसमें भी आपका 100 एंड आधुनिक वाले में भी 101% मिलेगा। मरियल ये उर्मिल भी ठीक करना चाहिए, 2 उत्तर इसके बनाने चाहिए बोर्ड को और 2 ही उत्तर इसके बनाने चाहिए। अब चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल में ये आपका रहा अगला सवाल, एक बार देख लेते हैं। यस, आपका 39वां बोर्ड का सही था, 40वां ठीक था, 41वां सवाल पूरी तरह से सभी को इसका अंक मिलेगा। वागीश्वर में आपका जो समास होगा भाई, सॉरी संधि होगी, वाक जमा ईश्वर से वागीश्वर है, वाक जमा ईश से वागीश बनती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सारी मुख्य किताबें कह रही हैं। और इसके अंतर्गत मैं आप लोगों को ये अगर आपको प्रूफ देना है, ये 6 से 8 की हिंदी व्याकरण और रचना है और ये इस किताब का जो नाम है वो किसी और की नहीं है। ये अगर आप देखेंगे ये किताब NCERT की है भाई, NCERT है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अनिरुद्ध राय इसके वो हैं, 6ठी से 8वीं की है। इसके मैं बता देता हूँ, इसकी मैं पृष्ठ संख्या ही बता देता हूँ। 30 नंबर पेज के ऊपर ये वागीश शब्द आया हुआ है कि व्यंजन संधि में वाक जमाई से। ये तो खैर वैसे ही ठीक कर देंगे, फिर भी आप लोगों को तो इसका ऑथेंटिक प्रूफ भी अगर देना है तो आप ये प्रूफ इसके साथ लगा सकते हैं। तो उसके बाद अगला जो शब्द है आपका, यानी इसके अंतर्गत तिरोहित जो शब्द है, तिरोहित में तिरय जमा में हित, और ऐसा 2019 के एचटेट में तिरोहित में ही विसर्ग संधि बोर्ड ने ही की हुई है, तो इसमें तो कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती। उसके बाद आपका 42वां ठीक था, 43वां ठीक था, 44वां ठीक था, बाकी सारे ठीक थे। अब मेरे हिसाब से अगर आप इस पेपर को देखें, मेरे हिसाब से इसका 100% आपको अंक मिलेगा। ये ऑथेंटिक प्रूफ आप लोगों को NCERT का मैंने दे दिया है, जिसको लगाना है। उसके बाद आप लोगों को कृपा पूर्वक में 100% मिलेगा, क्योंकि पिछली बार बोर्ड ने ही अपने ही पेपर में, अपने ही उसमें क्या नाम है, कुशलता पूर्वक में अभिभाव दिखा रखा है। तो इसको क्या हो गया भाई, हम वो भी उसके साथ अपना तर्क दे सकते हैं। इसमें 100% मिलेगा, इसमें आधुनिक में 100% मिलेगा। आधुनिक के अंतर्गत आपका 100% मिलेगा कि अधुना जमा इक से जुड़ करके इसके अंतर्गत तो आपका इक प्रत्यय है, आलंबित में आपका आ उपसर्ग है। और ये 3 ऐसे सवाल हैं जिनके हिंदी में आपको पूरे बटा पूरे मिलेंगे, यानी उत्तर चेंज होंगे भाई। और मेरे हिसाब से इसको भी उन्होंने मान लेना चाहिए, 2 उत्तर बनाने चाहिए। ये तो चलो ठीक है, लेकिन जिनका ये है ये भी ठीक कर देना चाहिए। और उसके बाद मेरे हिसाब से आपका उर्मिल में भी 2 उत्तर बनाने चाहिए, उर्मिल और मरियल में। और ऐसे ही भयभीत और विद्याहीन, इसके भी, इसका ये उत्तर भी ठीक होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो 3 ऐसे सवाल हैं जिनके अंतर्गत 2 तो उत्तर बनेंगे, और 3 ऐसे सवाल हैं जिनके पूरे के पूरे आपको अंक ही मिलेंगे, यानी आपका उत्तर चेंज होगा। थोड़ा सा अंग्रेजी के ऊपर भी ध्यान दे लेते हैं। मेरे हिसाब से अंग्रेजी के अंतर्गत जितने भी, ऊपर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आपको कहा है कि खाली स्थान में आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भरना है। कहाँ है भाई, नीचे आपके, ये सही है कि आपके उत्तर ठीक थे, लेकिन खाली स्थान के हिसाब से तो आप भर दोगे, लेकिन आप प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं? जो आपने प्रश्न में पूछा वो बिल्कुल गलत था। जब प्रश्न में आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भरने के लिए कह रहे हैं और आप उत्तर में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस दे ही नहीं रहे हैं। अगर आप पूछ रहे हैं कि भारत की राजधानी कहाँ है और ऑप्शन में दिल्ली है ही नहीं, तो कैंडिडेट तो किसी दूसरे को तो भरेगा ही। तो ये एक अलग बात है कि आप प्रश्न पूछ कुछ रहे हैं, उसके बाद खाली स्थान नीचे कुछ और दे रहे हैं और नीचे जा कर के आप भरवा कुछ और रहे हैं। तो इसलिए इसके अंतर्गत आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, ये तर्क दे करके कि आपका प्रश्न में, ये अकेला इसमें नहीं था, आप 47वें सवाल में भी देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ है आपका, इसमें ऑप्शन में बताइए मुझे कहाँ है। और उससे अगला भी, ये तो कॉपी और पेस्ट वाली बात हो रही है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जिसने पेपर बनाया कॉपी पेस्ट कर दिया ऊपर वाली लाइन। तो तीसरा जो सवाल है 48वां, यानी 46, 47, 48 तीनों में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पूछ रखा है। तो ये ऐसे ही पहला जो है ये कॉपी पेस्ट नीचे कर दिया, कॉपी पेस्ट नीचे कर दिया, लेकिन ऑप्शन में आपने दिया ही नहीं। हाँ, आप ऐसे करते, एक सवाल है और भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, मुझे अभी एकदम से ध्यान नहीं आ रहा है, वो शायद पीछे वालों में है, एक बार हम देख लेते हैं उसको।
हाँ, वहाँ पर आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से भरवाया, यस। ये 56वां देखिए, यहाँ आपने दे दिया बिल्कुल सही कि यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वहाँ तीनों में नहीं दिया। तो इससे कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हुई कि आप पूछ तो रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और ऑप्शन में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दे ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे में इन पे भी आप ऑब्जेक्शन डालिए। तो इसका मतलब 3 सवालों पे इन पे डालिए, तीनों के तीनों में से जो भी बोर्ड करेगा, तो कोई मैं ये तो नहीं कह सकता, दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन भाई आप लोग डाल सकते हैं। मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ, उसके स्क्रीनशॉट ले करके आप अपने ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। इसलिए मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मकसद था। फ़िलहाल इतना ही। कोई और सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपको अगर उसकी सीधी कॉपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपके जो ग्रुप है हमारा फ्री कोचिंग क्लासेज वाला, उसके ऊपर मैं डाल दूंगा। तो सभी बच्चे इसको, क्योंकि उद्देश्य आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाना था भाई। मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी का प्रूफ दिया है, मैंने हरियाणा बोर्ड की बहुत पुरानी 1976 की किताब का वो दिया है, मैंने डॉक्टर हरदेव बाहरी की लिखी है, मैंने डॉक्टर राघव प्रकाश की लिखी है, और हरदेव बाहरी की एक दूसरी सामान्य हिंदी व्याकरण का भी मैंने दिया है। और भी मेरे पास वैसे तो हिंदी व्याकरण की बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। मैं चाहता तो उनके भी दे देता, जैसे ये डॉक्टर भोलानाथ तिवारी से लेकर के सारी किताबों को मैं अपने पास रखता हूँ। ओरिजिनल किताबें हैं, ये नहीं है कि हम या तो बोर्ड ने जिन सवालों को ठीक कर रखा है, जिसने पहले ऑप्शन में तो क्या नाम है वो वागीश्वर को लेवल 2 में तो व्यंजन संधि में दिखा रखा है और लेवल 3 में कह रहा है कि व्यंजन संधि नहीं है। शायद कोई वैसे टेक्निकल गलती हुई है उनसे, तो उसको ठीक कर देगा, मैं ऐसा मानता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।